बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान के बड़े ही नामी गिरामी फॉर्मर चेयरमैन FBR, और एक नाम है उनका पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से, जनाब शब्बर जैदी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। गिलानी साहब, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि बड़े 90s से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो कभी रीबेसिंग हो तो कम हो जाती है, वरना कुछ साल ऐसे हैं कि थोड़ी सी बढ़ जाती है, 9-10% के लगभग खड़ी है। बुनियादी फ्लॉज क्या हैं हमारे सिस्टम के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब साहब, बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बात यह है कि हमने 1977 या 79 के बाद से कभी भी ये नहीं कहा, कोशिश की कि मशीयत दस्तावेज़ी हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो। अच्छा, ये हमारी बड़ी गलत फहमी है कि हम ये समझते हैं कि मईशत दस्तावेज़ी नहीं होगी तो टैक्स आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम जो 70 के बाद से अब दस्तावेज़ी हो नहीं रही और टैक्स हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अब गैर दस्तावेज़ी मईशत से टैक्स रिसीव करना का हमने फार्मूला निकाल लिया। उसका फार्मूला ये होता है कि इम्पोर्ट की वैल्यू पे लगा दो, ठीक है, टर्नओवर टैक्स लगा दो, मिनिमम लगा दो। ये सारे टैक्सेस जो होते हैं ये आमदनी पे टैक्स नहीं होते, ये खर्च पे होते हैं या इम्पोर्ट पर होते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और हमारे यहाँ एक सर्टेन लिमिट तक। अच्छा, अब अगर पूरी मईशत के अंदर इम्पोर्ट 25% है तो इम्पोर्ट पे लगाओगे तो इम्पोर्ट की हद तक ही होगा ना। 75% इकनॉमी तो इम्पोर्ट पे डील ही नहीं कर रही। बिल्कुल। एग्रीकल्चर पे तो इम्पोर्ट है ही नहीं, रिटेल और पे तो इम्पोर्ट है ही नहीं, तो कैसे टैक्स रिकवर करोगे? जब आपने आमदनी के ऊपर टैक्स लगाने से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया और आपने कहा कि मैं आमदनी पे टैक्स नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं इंपोर्ट पे लगा लूँगा, सप्लाईज़ पे लगा लूँगा, यहाँ से विदहोल्डिंग पकड़ लूँगा, बैंक से पकड़ लूँगा, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पकड़ लूँगा, ये आपने मुख्तलिफ तरीके पकड़े पैसे इकट्ठे करने के। ये पैसे इकट्ठे करने के तरीके, ये टैक्स कलेक्ट करने के तरीके नहीं है, पैसे कलेक्ट करने के तरीके। तो उसकी वजह से आपका जो पूरा टैक्स का बेस है वो रिलेट कर गया इंपोर्ट के साथ। अगर आज आप डॉलर को 330 रुपये कर दें तो आपकी टैक्स कलेक्शन कोई 800-900 बिलियन बढ़ जाएगी, ठीक है, इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, सिमिलरली तो ये जो आपने, अच्छा अगर आप इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ा दें, आज हमारी इंपोर्ट की वैल्यू तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर है, सपोज करिए 100 हो जाए ना तो एकदम टैक्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान का टैक्स जो है वो पाकिस्तान की मईशत से डीलिंक हो गया है। ठीक है सर, डीलिंक हो गया मतलब इसका रिश्ता मईशत से अलग हो गया है, या इसका रिश्ता मईशत की आमदनी से डीलिंक हो गया है। अच्छा सर, एक चीज़ अगर मुझे थोड़ी सी मैं जल्दी से आपसे पूछ लूँ, आप नहीं समझते कि जो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई वो लग की, और फिर 90s में जो हमने विदहोल्डिंग और प्रिजेंटिव रजीम पे हम गए, इन्होंने मजीद डिस्टॉर्शन। जी बिल्कुल, 100%। दो मैंने कल भी एक कॉन्फ्रेंस में ये बात की है और मुझे अच्छा नहीं लगता। दोनों हजरात बहुत बाइज़ इज़्ज़त, बाइत एहतराम शख्सियात हैं, डॉक्टर महबूब हक और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। उन दोनों ने जो टैक्स का निज़ाम हमें दिया, एक ने सेल्फ हेल्प स्कीम दी जो गलत थी, एक ने प्रेजेंटिव टैक्स दिया गलत था। उन दोनों चीज़ों ने पाकिस्तान की मईशत की, टैक्सेशन की बिल्कुल निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। और अब जो पूरी जनरेशन है आज, जो आप जहाँ बैठे हैं ब्लू एरिया में, जो जनरेशन आज दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं जो कारोबार कर रहे हैं, वो तो पैदावार ही उस ज़माने की, वो तो पैदा ही उस ज़माने में हुए हैं जब सेल्फ स्कीम होती थी, जब प्रेजेंट टैक्स होता था, इंपोर्ट पे कट गया, फाइनल स्टेज हो गया, बस। अच्छा सर, एक और सवाल मुझे करने थे, फिर गिलानी साहब आप पूछिएगा। ये 1992 में सर जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की गई थी और जिसमें डॉलर लाने पे और ले जाने पे नो क्वेश्चन आस्क्ड वाला इशू था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, वो डॉलर लाने के लिए थी, उसको इस्तेमाल किया गया ले जाने के लिए। हुआ ये कि वो डॉलर लाने के लिए स्कीम आई थी कि पैसे आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे हम सवाल नहीं करेंगे। मगर साथ में आपने जब ये कह दिया कि मनी चेंजर से डॉलर खरीद लो रुपये के अगेंस्ट और उसे बाहर ट्रांसफ़र कर दो, तो पहिया घूम गया ना, वो यूँ घूमने लगा। फिर
वो अगर आप ये कहते कि आने दो, ठीक कोई बात नहीं, मगर जाना नहीं होना चाहिए। आपने एक सिलसिला बनाया आने का और जाने का भी बना दिया, तो ख़त्म हो गया सिलसिला। तो थोड़ा सा इसमें आपने पुरानी बात की जैद साहब, इसमें थोड़ा सा आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर की भी बात कर लें। अगर जब शौकत अजीज़ आए तो उस वक्त भी एक बूम आया और ये कहा गया कि आर्टिफिशियल ग्रोथ है बाद में। क्या उस वक्त की पॉलिसीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने भी किसी प्रोग्राम में और भी कहा था कि जहाँ तक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट की बात है, जब मुशर्रफ साहब आए तो ये एक्ट ख़त्म हो गया था। ठीक है, उन्होंने उसको रिवाइव किया उसी शक्ल में जिस शक्ल में वो पुराना वाला था, तो मुशर्रफ साहब ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अच्छा, जो मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें पाकिस्तान में ग्रोथ आई और पाकिस्तान में जी टैक्स GDP भी बढ़ा, मगर वो ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी, वो बेस थी कंज्यूमरिज्म के बारे में। कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है कि उसमें आपके पास इस मुल्क में 5 करोड़ मोबाइल फ़ोन आ गया। तो आपने जब मोबाइल फ़ोन आया वो भी GDP में आ गया, तो आपने कहा, मुझे एक उस बड़ी हैरत हुई कि इस्लामाबाद के एक बड़ी मशहूर इकोनॉमिस्ट ने एक दिन टीवी पे कहा कि इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है। उन्होंने पूछा आपके पास क्या इंडिकेटर है? उन्होंने कहा सारा इंडिकेटर ये है कि कोई शादी हॉल रिज़र्व 6 महीने का रिज़र्व हो रहा है। तो अगर आप इन बुनियादों पर मीशत को पैमाने नापेंगे और इन पैमानों पे करेंगे तो फिर यही है। पाकिस्तान को किसी फ़ौजी ने, किसी जर्नैल ने, किसी सियासतदान ने तबाह नहीं किया। पाकिस्तान को पाकिस्तान के उन मीशतदानों ने तबाह किया है जो डिक्टेटरों और आमिरों की शॉर्ट टर्म पॉलिसी को प्रोजेक्ट करते रहे अपनी चंद रोज़ा नौकरियों के लिए, अपनी मफादात के लिए, अपनी, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं थे। हमारे पास मनमोहन सिंह नहीं था। और इमरान खान के दौर में भी आप जो कि FPR के भी उस वक्त रहे, तो उस दौर में भी ये एक अजम्पशन थी कि ग्रोथ भी बढ़ी है, जो कि बढ़ी, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें कह रहे थे कि बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई आदमी ये कहता है कि इमरान खान का दौर एक सुनहरी दौर था, तो मैं क्योंकि हिस्सा था, मगर मैं उसको कभी भी एग्री नहीं करता। सही है। मैं नहीं कभी कहूँगा कि इमरान खान, मैं आज भी इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मगर मुझे ये कहा जाए कि इमरान खान कोई बड़ी तब्दीली ले आए थे या इमरान खान किसी बहुत बड़ी इनकलाब की तरफ आगे जा रहे थे, मैं कभी इस बात से एग्री नहीं करूँगा। सर वजह क्या थी? देखें, एक हमने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के ऊपर एक बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि जो हमने IMF के उस प्रोग्राम को फ्रंट लोडेड कर दिया, हालांकि वो इतना फ्रंट लोडेड पहले नहीं था। और ख़ासकर आपके साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था। तो समझ क्या, आपकी क्या राय है? पीछे मुड़ के मेरी बात सुने, इमरान खान की गवर्नमेंट जब 2018 में आई तो इमरान खान के पास जो टीम थी फाइनेंस की, वो 5 साल पहले तैयार हो चुकी थी कि वो फाइनेंस को चलाएगी। सबको पता था कि कौन सी टीम कौन आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। ठीक, मगर मेरा ख्याल है कि वो बड़े अच्छे लोग थे, मगर उनको पाकिस्तान की समझ नहीं आई थी। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की ख़राबी इसलिए है कि नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन है, अगर ये सही हो गई तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। उनको ये बात समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ की और जरदारी के करप्शन केसेस से पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। वो ये समझ रहे थे कि शहजाद अकबर की 4 परस्पेक्टिव्स होंगी और पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, और यही मसला है पाकिस्तान का, बस और कोई मसला नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं था, वो है उस पर मुझे नहीं पता कि वो करप्ट है या नहीं है, वो तो अदालतें फैसला करेंगी करप्ट है या नहीं है। वो ये समझते रहे, उनका पूरा स्ट्रेस इस बात पे रहा कि ये गलत, ये करप्शन हुई, ये करप्शन हुई, ये करप्शन हुई, और उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की बुनियादी मईशत में कहाँ ख़राबी थी। मैंने इमरान खान को कहा, इक़्तिदार के दौरान में भी कहा, और इक़्तिदार जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त भी कहा कि इमरान खान साहब, आपसे सिर्फ एक गलती हुई। वो गलती ये थी, जिस दिन आपने इक़्तिदार संभाला था उस दिन खड़े होते और 2 घंटे की तकरीर करते कि पाकिस्तान मुझे टूटा हुआ बिखरा हुआ और तबाह मिला है। अब मैं इसको 5 साल में सही करने की कोशिश करूंगा, सही नहीं करूँगा, कोशिश करूंगा। एक प्रीएम्बल सेट करते हैं। आपने प्रीएम्बल दिया ही नहीं, आप आए, आपने कहा तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई, तब्दीली पैसा आ जाएगा और आ गया, ये आ गया, और आपने 100 दिन का प्रोग्राम बनाया और 100 दिन का प्रोग्राम आपके एक ब्रोकर ने लिख के दे दिया आपको। सर वैसी चीज़ें इतनी सिंपल तो नहीं है ना। हम जितनी सिंपल जो है वो इमरान खान समझते थे, वो तो मेरे ख्याल में आपको डेप्थ में जाके चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है सर। वही अर्ज करने की कोशिश करूँ ना, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, इमरान खान के साथी। चलो इमरान खान तो चलो यार, मैं उसको एक देता हूँ ना, मार्जिन ऑफ एरर कि यार वो क्रिकेटर है, उसने आपके लिए वोट ले दिया, वो वोट गैदरर है ना, वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं है ना यार। बिल्कुल ठीक है ना, उसको आप कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बेचारा
लोगों को इकट्ठा करके ले आया, जलसा कर दिया, इकट्ठा कर लिया, पार्टी खड़ी कर दी। अब तो काम सेकंड टीयर का था ना, कि सेकंड टीयर ये करती कि जी सर देखिए बात ये है। अच्छा, सेकंड टीयर में हमारे यहाँ मेहताब प्रॉब्लम ये है कि सेकंड टीयर में हम अपने बादशाह को गलत नहीं कह सकते, खुश करते हैं। खुश रखना। बस ये हमारा प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम ये है जो हफीज बादशाह में द किंग इज नेकेड बट नोबडी कैन से सर किंग इज नेकेड। बट ये क्या टैक्स रिफॉर्म्स की भी कोई कोशिश नहीं हुई? और जब आप थे तो फिर आपके लिए क्या चैलेंजेस थे कि आपको छोड़ना देखिए, पड़ा? मैं जब आया मैंने प्रिजर्वेटिव टैक्स ख़त्म किया, ठीक है। मैं जब आया तो मेरा सबसे पहला जो मसला आया वो ये आया कि जब मुझे दिया गया टारगेट वो 5,500 बिलियन का था, जी सर, जो कि होना चाहिए था 4,500 बिलियन का, ठीक है। ठीक है। और मैंने खड़े होकर ये मेहताब भी शायद वहाँ था, मैंने नीचे क्यू ब्लॉक में कहा कि यार ये टारगेट नहीं हो सकता। मैं इमरान खान के पास चला गया, इमरान खान ने कहा अगर ये 8,000 लेते तो भी साइन करना पड़ेगा। जी हाँ। देखो समझो, इस बात को आप लोग नहीं समझ रहे। मैंने कल भी सेमिनार में ये बात की थी कि हमारे पास टैक्स की फिगर बैलेंसिंग फिगर होती है। जी हाँ। ये खर्चा, जी, ग्राउंड ये बाकी बैलेंसिंग जो है वो टैक्स है। ये अब मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि 9,400 की कलेक्शन है 2023-24 की। अब अगर ये अगले प्रोग्राम में 13,000 एग्री करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे। बस थोड़ी सी बात सियासी हो जाती है, लेकिन मुझे आपकी इस बात से कि इमरान खान जो है उनके लिए करप्शन और अपोजिशन की बातें थी, तो वो जो एक वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI नदीम अंजुम ने की, उसमें उन्होंने ये जुमला बोला कि मैंने इमरान खान से पूछा कि आपके नज़दीक मुल्क का मसला सबसे बड़ा क्या है, तो उन्होंने कहा जी करप्शन। तो हम समझ रहे थे कि वो कह रहे हैं मैशियत, लेकिन उन्होंने करप्शन कह दिया। नहीं, मैंने कहा ना कि इमरान खान तो ये समझता था कि मैशियत इसलिए ख़राब है, ये करप्शन है। उसकी बिलीव में ये बात थी ना। देखो यार, फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ ना, इमरान खान ने पार्टी खड़ी की, इमरान खान ने सियासी पोजीशन की। अब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि इमरान खान एक इकोनॉमिस्ट भी बन जाए, एक जूरिस्ट भी बन जाए। यही तो हमारी ख़राबी है कि हम उसको पैगंबर बना लेते हैं ना। हम तो पैगंबर बनाते हैं ना। लेकिन सर एक बात मैं यहाँ पे देखिए, एक तो उनके पार्ट पे भी है ना कि आपने एक टीम भी तो बनानी थी ना सर। वो टीम सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती क्या हुई, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे ज़्यादा, और मैं शायद सबसे करीबी आदमी था सेकंड टीम में, मेरी पोजीशन बहुत करीब थी। उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि वो कभी स्पिन बॉलर के बाद फास्ट बॉलर ले आता है, फास्ट बॉलर के बाद स्पिन बॉलर ले आता है एकदम से, ठीक है। तो इमरान खान ने एक टीम लेके आया असद उमर की वाली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टीम बॉलर चेंज किया और जहांगीर तरीन को ले आए। जी हाँ। फिर बॉलर चेंज किया और हफीज शेख को ले आए। फिर बॉलर चेंज किया और शौकत तरीन को ले आए। तो ये जो बॉलिंग चेंज होती गई, तो बॉलिंग चेंज इस तरह नहीं होती भविष्य में। ये T20 नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। इमरान खान पाकिस्तान की इकोनॉमी को T20 की तरह चला रहे थे कि यार ये बॉलर पिट रहा है ना, इसको दो छक्के लग गए ना, इसको 2 छक्के लग गए ना, तो बॉलर दूसरा चेंज कर दो। अब वो बॉलर बेचारा अभी तक अपनी लाइन एंड लेंथ सेटल ही नहीं कर सका, तो आपने उसको चेंज कर दिया। इकोनॉमी के हवाले से फिर अंडर प्रेशर थे एक तरह। जी नहीं यार, माइंड सेट है ना यार। उसने अपनी 40 साल क्रिकेट की फील्ड में गुजारी है ना। बिल्कुल। अंडरस्टैंड माइंड सेट सोचो ना यार। वो आदमी ये समझ रहा है कि यार ये सही नहीं काम कर रहा, चेंज कर दो इसको। बिल्कुल। अब सियासत में ऐसा नहीं होता, मुल्कों में ऐसा नहीं होता। सर, और सबसे बड़ी गलती मैं आज भी समझता हूँ, सबसे बड़ी गलती इमरान खान ने जो की, मैं अभी भी समझता हूँ, लोग मेरी बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। इमरान खान ने अपनी सबसे बड़ी सियासी स्ट्रेंथ और वो स्ट्रेंथ जो एस्टेब्लिशमेंट को उससे जिसने एस्टेब्लिशमेंट को जोड़ा हुआ था, उस स्ट्रेंथ को अलग कर दिया, जिसका नाम था जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन वो गुलू था जिसके तहत इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। जब आपने वो गुलू अलग कर दिया, इमरान खान के पास एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हट गई थी। वैसे सर ये बताएं, ठीक किया था या गलत किया था? शुगर के केस में गलत किया था। शुगर का केस, इसका मुराद है कि वो कमीशन की रिपोर्ट ठीक नहीं गलत थी। शबरज़ादी साहब, आप ये बात कर रहे थे कि ये जो जल था दोनों के दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के, वो जहांगीर खान तरीन साहब थे। और आपने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में जो उनको इम्प्लीकेट किया गया जहांगीर खान तरीन को, वो गलत था। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? देखिए, जब ये झगड़ा हो गया दोनों के दरमियान में, तो मैंने इमरान खान को ये कहा कि जी आप मुझे मौका दें कि मैं इसको रिकंसाइल कराऊं। उसने कहा ठीक है। आप उस टाइम चेयरमैन FBR नहीं, मैं जा चुका था। जा चुके थे। तो इमरान खान ने मुझे कहा, और ये इमरान खान की पावर के ज़माने की बात है, तो इमरान खान ने मुझे कहा कि मैं अली ज़फ़र को आर्बिट्रेटर बना देता हूँ।
ठीक है। शायद अखबार में आप देखें हेडिंग भी लगी थी जंग में कि अली जफ़र आर्बिट्रेशन कर रहे हैं बिटवीन इमरान खान एंड जहांगीर खान तरीन। मैंने अली जफ़र के सामने जाकर पूरा केस प्रेजेंट किया। मैंने कहा सर ये है ये है ये है, और साथ में FIA वाले भी आए और सब लोग आए। अली जफ़र ने कहा इसमें कोई केस नहीं है, और उसके बाद कभी PTI ने शुगर वाले केस को पुटअप नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि केस क्या है। देखिए, मैं ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाया है। ठीक है, मैं इससे बिलीव करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो उसने कॉटन की प्रोडक्शन को, पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान में पानी के इस्तेमाल को नुकसान पहुँचाया है। ठीक। उसमें सब सियासी पार्टियों के लोगों ने फ़ायदा सबकी नहीं, और सब सियासी पार्टियों की शुगर मिले हैं। नवाज शरीफ की भी हैं, शुजात की भी हैं, जरदारी की भी हैं, जहांगीर तरीन की भी हैं, सैफुल्लाह की भी हैं, अफजल खान की भी हैं। ये क्या वजह है कि शुगर मिलें सिर्फ सियासतदानों की हैं? सही है। इसकी भी वजह है ना, हुमायूं अख्तर की भी है। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में रेंट सीकिंग करती रही है। पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, कोई बिल्कुल इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है। मगर उसमें जहांगीर तरीन साहब को इम्प्लीकेट करना सही नहीं था। अच्छा, अब आगे चलें। जो बुनियादी केस बना वो ये बनाया उन्होंने कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी लिस्टेड कंपनी में अपने दामाद की कंपनी को सस्ता ख़रीद लिया और बाद में राइट ऑफ कर दिया। वो फैक्ट भी गलत था, क्योंकि वो कंपनी बनाती थी पल्प का पेपर, और वो फेल हो गई थी, वो नहीं चल सकी थी। जहांगीर तरीन साहब से मैंने जब आखिर बिल्कुल इमरान खान के साथ गवर्नमेंट गिरने वाली थी, तो मैंने जहांगीर तरीन साहब से ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब, आप इतनी पुरानी आपकी दोस्ती है तो आप प्लीज़ रिकनसाइल कर लें। ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि शब्बर, मेरा मसला नहीं है, लड़ाई मर्दों में होनी चाहिए, औरतों के नाम FIR नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी घर की ख्वातीन के नाम हाँ पे जी, भी। बस दिस इज what his point of view. I'm not saying इमरान खान was wrong or right. This is अच्छा। अब प्रॉब्लम जो है ना मेहताब, वो ये थी कि जहांगीर खान तरीन, मैं, हफीज़ शेख, शौकत तरीन, हम सारे, रज़ाक दाऊद, हम सारे गवर्नमेंट में आउटसाइडर्स थे और एक इनसाइडर की पार्टी थी। मैं आज भी आपको एक बात कह रहा हूँ कि इमरान खान को चाहिए था कि या पार्टी गवर्नमेंट करता या आउटसाइडर गवर्नमेंट करता। ये जो दोस्तों में कश्ती में सवार वो कर रहा था ना, वो गलती थी। हमें नहीं रखता, ठीक है ना, हमें कहता है यार तुम असद उमर के अंडर में काम करोगे, हमाद अली के अंडर में काम करोगे, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब आप एक तरफ इशरत हुसैन साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, हफीज़ शेख साहब हैं, रज़ा फाखर साहब हैं, शब्बर जैदी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब है, इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है ना, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और एक तरफ पॉलिटिकल साइड बैठी है, अली जैदी हैं, अतर वो बैठे हुए हैं, एक ये साइड। तीसरी साइड एक आपने वो रख ली जो पहली जो अजीब व गरीब साइड थी, शेख रशीद साहब हैं और वो इस तरह के लोग हैं जो एक अलग थे। तो ये तीन साइडें वो बैलेंस नहीं कर सके, वो समझते थे कि मैं बैलेंस कर जाऊँगा जी। सर उस पर आ जाए, लेकिन एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आप नहीं समझते कि एक और साइड भी थी सर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे सर, आजम खान। अच्छा, अगर एक सेकंड यहाँ रुक जाओ, तुम कभी जहांगीर खान तरीन के इंटरव्यू सुनो, उसने हमेशा वो क्यों की, तो बताया तुम्हें पता है ये क्यों की? बताएं सर। अच्छा, ये आजकल लोगों को ये बात नहीं पता। देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई थी ना, तो कभी भी कोशिश इमरान खान को इकोनॉमिक साइड नहीं दी गई थी। ये डिसाइड हुआ था प्रिंसिपली कि इकोनॉमिक साइड एक और टीम चलाएगी जिसको जहांगीर तरीन साहब लीड करेंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन थी जी, और उसमें 5 आदमी थे। उसका नाम था SRIU, स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक है, ये एक सुपरा कैबिनेट थी। ठीक है सर। उसके अंदर 5 आदमी थे। उसमें जहांगीर तरीन साहब थे, सानिया निश्तर साहब थी, मैं था और 2 आदमी और थे, साकिब शिरानी, साकिब सईद साहब, जो उसके जो बैंक नहीं है, चाइनीज जो जैपनीज बैंक है, जी, वो नाम भूल रहा हूँ मुझे, सिल्क बैंक का जो बैंक है, ठीक है सर, उस बैंक के चीफ थे, साकिब सईद कुछ नाम है, वो थे। और हम 5 आदमी को बनाया गया था स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। इसका नाम था SRIU। ठीक है सर। इसके ऊपर कामरान खान ने प्रोग्राम किया था। ठीक है सर। ठीक है, हम लोगों को आशीर्वाद हासिल थी उन लोगों की जो पाकिस्तान में बड़े फैसले करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हमें ये कहा गया था कि आप पार्टी के फैसले और जो इकोनॉमिक साइड के फैसले हैं वो आप
ये देख लेंगे कि ये ठीक है, ये वाइबल ये हैं, ये एक तरह की फिर SIFC थी। SIFC थी। ऐसा है टेक्निकल टेक्निकल SIFC थी, लेकिन अच्छा, उस नहीं। टेक्निकल SIFC को सियासी साइड ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इमरान खान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट बनाई थी, उस पे आजम खान बैठ गए। जी, ये बात मुझे पता है सर। तो आप कभी देखें कि जहांगीर तरीन जब भी गुफ्तगू करता है, कभी उसकी गुफ्तगू जब जिस वो गया है, उसने पहला नाम ये कहा कि आजम खान साहब से मेरा इख्तलाफ है, खान साहब से नहीं है। अगर आजम खान की जगह कोई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता सर, तो आप नहीं समझते कि आज इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस के हिसाब से होती? मसलन फवाद हसन फवाद होता, मैं मिसाल देंगे, इमरान खान की गवर्नमेंट होती। फिर तो सर एक, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात याद रखो, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। आप माने या नहीं माने, देखो 5 बजे शाम को जब प्राइम मिनिस्टर थक चुका होता है ना, 5 बजे शाम को जब प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल थक चुका होता है, वो 15 पॉलिटिकल मीटिंग कर चुका होता है ना, तो एक आदमी 12 फाइलें लेकर उसके पास पहुंच जाता है वो होता है प्रिंसिपल और वो कहता है कि क्या जी कर ले। आज शाम को मुझे पोस्टिंग करनी है PTV के MD की, ठीक है। आखिरी दिन है आज, ठीक है, और मेरे पास 2 नाम है, एक मेहताब हैदर है और एक ये बैठा हुआ है, मगर मेहताब हैदर बेहतर है सर, क्या करना है? हाँ, तो वो कहते हैं बस कर दो। नहीं, वो यही बताता है कि सर मेहताब हैदर आपके लिए बेहतर है, बिल्कुल। उस आदमी एडवाइस भी दे देता है उसको। अब वो बेचारा 5:30 बजे जब घर जाने की फ्लाइट, उसका हेलीकॉप्टर तैयार है, गाड़ी तैयार है, और वो सुबह उसको पता है कि 9 बजे इसको फाइल को जाना है, वो कहता है यार क्या करूँ, क्या करना है? वो कहता है सर वो मेहताब हैदर इसमें बेहतर है, वो दूसरा वाला नालायक है, तो आपकी बाकी आपका मसला है, नस्ल आप जैसे मसला आपका है। मैं तो वो शाम को आपको मुबारक मेहताब हैदर ये मैंने कम से कम 3 प्राइम मिनिस्टर के सामने जाती तौर पर देखा। लेकिन सर एक और नहीं समझते, मैं वैसे आउटसाइडर हूँ, मुझे नहीं पता। एक और भी वजह थी सर, वो वजह ये है सर कि इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, कानों के कच्चे हैं। बहुत बिल्कुल सही है। कानों के कच्चे की डेफिनेशन ये है कि जो आदमी उनसे आखिरी आदमी मिलता है ना, वो वाली सुबह अमर हो जाता है। ठीक है, देखिए आप सारा दिन में पहले आप गए, फिर आप गए, फिर आप गए, फिर आप गए, आखिरी आदमी जो मिल जाता है, तो असल में सही बंदे को सबसे आखिर में मिलना चाहिए। नहीं देखो यार, मैं बेचारे का ना, मैं उस बेचारे के पास एक डायरी है ब्राउन रंग की, ठीक है सर। वो जो उस लेके डायरी भी में गए नोट थे। करता है वो। अच्छा, अब मैं हमेशा सोचता था उससे कि भाई ये डायरी में आखिर में लिखता क्या है, सुबह इस पे क्या होगा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आती थी कि डायरी में क्या लिखता है ये आदमी। तो वो एक्चुअली कानों कच्चे, आप उसको कानों कच्चा कह लें, कुछ भी आप ये कह लें। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हूँ, और बता मैं आपको एक बात आज कह रहा हूँ जो आपसे कोई नहीं कहेगा। मैंने 9 महीने इमरान खान के साथ गुजारे, और मैं आपको पता है मेरी रिहाइश प्राइम मिनिस्टर हाउस पे थी। जी मुझे पता है सर। ठीक है, मेरे हिसाब से इमरान खान ने शाम को पूरे मेरी टर्म में कभी किसी के साथ डिनर नहीं किया। अच्छा, वो 8:30 बजे अपनी बेगम के साथ जाके TV देखते थे। ठीक, ऐसे नहीं चल सकते। तो वो आपको कभी पता चला डायरी में क्या लिखते थे? जी। डायरी में क्या लिखते थे? नहीं डायरी में, देखो मेरी बात सुनो, देखो ये सेक्रेटरी है मेरा, तुम मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, ये पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ना, तो मुझे चाहिए कि मैं इररेलेवेंट लोगों से मिलूं कि भाई आ जाओ शाम को वैसे खाना खाओ, मुझे पता लगे मार्केट में क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है। मार्केट में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। कभी शाम को किसी को बुला लूँ, कभी किसी को बुला लूँ, कभी किसी को बुला लूँ। अच्छा, अब बनी गाला में बुलाओगे ना, बनी गाला से तो वाहियात जगह ही कोई नहीं है आने जाने के लिए, एक सड़क है, हाँ बिल्कुल। 4 टर्निंग है, उन 4 टर्निंगों पर एजेंसियों के लोग बैठे होते हैं। मुझे पता है कि मेहताब गया है या शब्बर साहब गए, तो भाई ये तो आप जगह ही नहीं है रहने के लिए। वो तो आपको अगर आपको चाहिए तो आप खामोशी से देखिए। कोई भी रूलर होता है, इस्लामी रूलर हो, दुनिया में कोई रूलर हो, उसकी जो पहली खबर आती है वो तो अच्छी की आती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज़ मुझे कहने दें, ये मुझे बताएं सर, अगर आपने देखे इमरान खान साहब के साथ तो काम किया है, अगर बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब जी, इन सब का कंपैरिजन किया जाए तो आप किसको बेहतर समझते हैं? सबसे बेहतर सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन आपने नाम नहीं लिया, वो मुशर्रफ था। ठीक है, इन सबसे बेहतर मुशर्रफ था, मैंने उसके साथ भी काम किया है। ठीक है, इन जितने नाम लिए ना, सबसे बेहतर समझने में, अमल दरामद करने में, इम्प्लीमेंट करने में, करवाने में। और पॉलिटिशियंस में सर? पॉलिटिशियन में ना, इन सारे पॉलिटिशियन में
अगर आप मुझे कहें कि तो मैं आप उसको थोड़ा डिवाइड करूँगा। चीज़ों को समझने में, समझाने में सबसे बेहतर ज़रदारी साहब है। He can understand what is the problem. बस बिल्कुल 2 शॉर्ट क्वेश्चन फिर एक ब्रेक लेंगे। एक ये तो पूछने देना सर, ये इसका जवाब देने देना। सिमिलरली सिंसियरिटी में इमरान खान का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। जो मियाँ साहिबा ने, इनके ये भी अच्छे इम्प्लीमेंटर हैं, मगर इनके कुछ प्री कंसीव नोशंस हैं, कुछ चीज़ों में ये बड़े फिक्स्ड हैं, ठीक है, कि ये हमें नहीं करना, ये इस तरह करना है, ये इनकी एक सर्टेन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो ये और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट, आधी गवर्नमेंट की सक्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर होती है, और आपका बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान में मिलिट्री सेक्रेटरी का भी है। और मैं अभी तक आज आपसे सवाल करता हूँ, मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताएं मिलिट्री सेक्रेटरी होता क्यों है? नजर रखने के लिए नजर रखने नहीं, किसी मुल्क में होता है या नजर तो वैसे भी रखी जा सकती है, किसी और मुल्क में होता है मिलिट्री नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्यों नहीं होता? क्यों होता है? हमने क्यों रखा हुआ है? क्यों रखा? साय की तरह साथ ये अभी शुरू हुआ है, पहले एडीसी होता था। अच्छा, ये पहले एडीसी होता था, ठीक है सर। मिलिट्री सेक्रेटरी की पोजीशन अभी भुट्टो साहब की हुई पोजीशन जी जी, 70s की पोजीशन है ये। तो मिलिट्री सेक्रेटरी को आपने रखा हुआ है, ये अच्छा खराबी की बात नहीं कह रहा आपको, तो आप अंडरस्टैंड करें। इमरान खान के डाउनफॉल की रीज़न समझाता हूँ मैं आपको। इमरान खान के डाउनफॉल की एक रीज़न जहांगीर तरीन है, एक रीज़न नईम उल हक की डेथ है। हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फ्रेंड्स। नहीं, सिंसियर की बात नहीं है। नईम उल हक वाज अ शॉक ऑब्जर्वर फॉर इमरान खान। वो किसी गलत लोग को मिलने नहीं देता था, वो एक बैरियर था। अब मुझे पता है कि यार ये बंदा टाउट है, गलत काम करता है, तो नईम उल हक वाज सिंसियर टू इमरान खान, वो उसको इमरान खान तक पहुंचने नहीं देता था। अच्छा, ये जो जहांगीर सिंह साहब, अब तीन सेक्रेटरी थे ना इमरान खान के टेक्निकली। एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी था नईम उल हक, एक सेक्रेटरी था आजम खान, और एक मिलिट्री सेक्रेटरी था। जब नईम उल हक का इंतकाल हो गया, उसके बाद इमरान खान ने इतने गलत सेक्रेटरी रखे जो पाकिस्तान से वाकिफ भी नहीं थे, लाइक शहबाज। वो लोग, उनको नहीं पता था। नईम साहब की बड़ी सिंसियरिटी थी इमरान खान के साथ, बिल्कुल ऐसे। तो इमरान खान ने, नईम उल हक की डेथ इमरान खान को आधा मार गई, क्योंकि अच्छा जहांगीर तरीन का भी सेक्रेटरी नहीं था। जहांगीर तरीन वाज एडवाइजर टू इमरान खान ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड जहांगीर तरीन हैड अ वेरी वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एस्टेब्लिशमेंट। ये जो आपने ग्लू बताई थी, क्या सिर्फ वो शुगर वाला मसला था कि और भी मसाइल थे जहांगीर तरीन के साथ फिर जो इख्तलाफात हुए? नहीं, जहांगीर तरीन मसला ये आ रहा था ना बार बार कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी ना, जो पार्टी थी, वो असेंबली में था नहीं। पार्टी कहती थी यार ये क्या, आपने हर बात हम इनसे पूछते, इनसे बात करते, तो हमारी क्या हैसियत है फिर? अच्छा, ये भी बता दें सर कि एक तो क्योंकि इमरान खान के चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करके आगे हम चलेंगे, मुझे तो खौफ पता किस बात का है? वो खौफ इस बात का है कि अब अगर पावर में आ गए तो अब क्या होगा? अभी पहले बाहर तो आ जाए। नहीं, मैं तो ये कुछ और कर रहा हूँ। अगर अब पावर में आएंगे तो ये रिपीट हो जाएंगी मिस्टेक्स। अभी भी पता नहीं हमने सीखा या नहीं सीखा। सही है, लेकिन अभी बाहर आएंगे फिर पावर में वो आएंगे। तो बात की बात है, पाकिस्तान में बाहर तो यार। लेकिन ये बताएं सर कि ये वैसे मैं एक तो बताऊँ, आपने बताया भुट्टो साहब से, बल्कि ये तो जब नवाज शरीफ थे फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त भी कैप्टन सफ्तर एडीसी जी थे। तो ये बाद में एडीसी जी किससे मिलिट्री सेक्रेटरी की प्रमोशन हुई है? बताएं कि सईद मेहंदी साहब और नवाज शरीफ का क्या रिश्ता है? आज भी नवाज शरीफ साहब बड़े फैसले उनसे पूछे करते हैं। सही है। अच्छा, और इमरान खान साहब इतने अक्लमंद हैं कि उनके दामाद को बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके दामाद हैं वो। हाँ जी, ठीक है। उनको नहीं पता सईद मेहंदी किस हद तक लॉयल है उनके साथ, है या नहीं है। और सईद मेहंदी बहुत अच्छे इंसान है, बट वो जेन्युइनली ही वाज अ गुड प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू इमरान खान, टू नवाज शरीफ। लॉयल्टी थी उनकी। लॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी एक अलग चीज़ होती है, अकल अलग चीज़ होती है, मशवरा सही अलग चीज़ होती है। 3 चीज़ें हैं ना, एक लॉयल्टी है, एक होता है मशवरा सही देने वाला, और जिसको अगले को समझ ही नहीं आया वो क्या मशवरा देगा? देखिए ना, एक बंदे को समझ ही नहीं आ रही, वो क्या मशवरा देगा आपको? आखिरी बात ये बता दें सर कि ये बहुत सारा एक ये भी इम्प्रेशन है कि IMF के हवाले से जब इमरान खान की हुकूमत आई तो एक डिले हो गया, और वो डिले नहीं होना चाहिए कि हमें आते ही नहीं हुकूमत को जाना चाहिए था। उनकी पहली टीम उनको ये कहती रही कि हमें ज़रूरत नहीं जाने की, कहती रही। मैंने भी प्रोग्राम में टीवी में पहले बताया था कि मैं और आरिफ नकवी इमरान खान के पास गए किसी और काम से गए थे। हमने कहा सर इकनॉमी बैठ रही है आपकी। उन्होंने कहा नहीं यार नहीं। हमने कहा सर बिल्कुल बैठ रही है आपकी इकनॉमी। उसने कहा मुझे 3 स्लाइडें बना के दे दो। हमने 3 स्लाइडें बना के दे दी, मैं और आरिफ नकवी अगले दिन फिर पहुंच गए।
उसने 3 स्लाइडें देखी, कहता यार तुम कहते हो ठीक रहे हो। मैंने कहा सर आप क्या, अब क्या ख्याल है, IMF पे जाना पड़ेगा? कहते हाँ। ख़त्म, अब क्या करेंगे आप 10 महीने तकरीरें करते रहेंगे IMF में नहीं जाएंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे। तो यार ये तो ये उस बेचारी की खराबी तो नहीं है ना, बट ये डिले उसकी खराबी नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर की खराबी है ना यार। जो आदमी अगले 5 साल नहीं देख रहा, डिले नहीं होना चाहिए। डिले की बात नहीं है यार, तुम मेरे सेक्रेटरी हो, मैंने तुम्हें काम दिया हुआ है कि तुम मेरी गाड़ियाँ को चेक करो, मेरे ड्राइवर हो, फॉर्मर से तुम मेरी गाड़ी के ड्राइवर हो। अगर मैं बाहर निकलूँ सर पेट्रोल नहीं है गाड़ी का, टायर ट्यूब तो मेरी तो खराबी नहीं है यार, टायर ट्यूब तो रखना ड्राइवर का काम है ना सर। ये गलत बात है, मेरी गलती है कि मैंने गलत ड्राइवर रख लिया। यस, मेरा यही था कि वो जो थी ना टीम का इंतखाब, उसके अंदर भी मसला था सर। आपसे बार बार पूछा जाता है आपने रिज़ाइन क्यों किया, इसमें इमरान खान साहब का मसला था, आपका था, या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा कि आप रिज़ाइन कर दें? देखिए, दो मसला ये था कि जो चीज़ें मैं करना चाहता था बड़ी बड़ी, उन सब चीज़ों पर मुझे दोनों साइड ने कहा कि अभी आप नहीं करें, आप रुक जाएं। मैंने उन्हें, पॉलिटिशियंस ने भी और दोनों ने कहा। अच्छा, और वो वजह ये है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ मेहताब, कि दोनों इदारों का आज भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सिस्टम सही हो जाएगा किसी एवोल्यूशन से। ठीक है, ये दोनों समझते हैं और वो चाहते भी हैं, ख्वाहिश भी उनकी ये है, ठीक है, कि किसी डिस्टर्बेंस के बगैर, किसी लड़ाई झगड़े के बगैर सही हो जाए। मैं क्योंकि फील्ड में रहा हूँ, मुझे पता है टैक्स के सिस्टम को, मैं सिस्टम को जानता हूँ। मैंने उन्हें बार बार कहता था कि सर ये एवोल्यूशन से नहीं होगा, इसमें आपको एक बड़ा झटका देना पड़ेगा। मसलन सर हैं, मसलन मैंने कहा, जब मैंने इन्हें कहा कि स्मगलिंग पे हाथ डालें, ठीक है सर, तो उन्होंने कहा कि यार बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, बलूचिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन हमें बिल्कुल क्रैम डाउन पे ज़्यादा नहीं देती। ठीक है सर, लेकिन अभी तो किया है सर। नहीं किया क्या? पेट्रोल की स्मगलिंग नहीं, जो जारी है वो तो बताएं ना, क्या आप कोई कह सकता है? तो क्या ये बयान की हद तक है? नहीं यार, 100 में से 80 हो गया ना। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली रिटेलर होलसेलर से जो हमारी जंग हुई, जी सर, तो उन्होंने कहा यार हम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ठीक है, तो एक दफ़ा तो लड़ाई करनी पड़ेगी ना यार, या तो रिट ऑफ द स्टेट तो एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, दोनों पार्टियां तैयार नहीं थी। ठीक है सर। बाजवा साहब ने मुझे कहा कि यार डिफेंस के ऑफिस में 100 फाइलें जाया करती थी, रजिस्ट्री हुआ करती थी, आपके चक्कर में 2 रह गई। ठीक है, मैंने कहा सर 2 तो रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं सर यार, वो छोटे मोटे हमारे जो बेचारे होते हैं, रिटायर्ड जो हमारे लोग हैं, वो तो काम ही ये करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी बेची। तो अब अगर मैंने देखा कि इन दोनों के दिमाग में ये बात थी कि तब्दील, मगर इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात बेताब ये हुई कि जो मेरी अपनी प्रोफेशन थी, जो टैक्स एडवाइज़र की पोजीशन की कम्युनिटी थी, जो चार्टर्ड अकाउंट की कम्युनिटी थी, जिनका इस सिस्टम के ख़राब होने में भत्ता लगा हुआ था। सर वैसे मैं आपको एक सुन ले मेरी बात, बड़ी अजीब बात आप और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। वैसे आप वो सबसे बड़े मुखालिफ बन गए मेरे। उन्होंने तो मुखालिफ बनना था। क्या मतलब मुखालिफ बनना था? सर देखिए, आप उनके मफादात में जब भेंट करेंगे नहीं, तो मुझे तो यहाँ तक पता लगा कि जो मेरे खिलाफ केस हुआ वो किसी हमारे जानने वाले ने फाइनेंस करा दिया। हमें तो ये भी पता है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि अब मुझे खौफ सरकारी अफसरों से नहीं था, मुझे खौफ आ गया कि वो जाके मीडिया पे मेरे खिलाफ चलाते थे, मेरे खिलाफ पर्सनल की, मुझे उस चीज़ से ना खौफ भी नहीं था। उस चीज़ ने ना मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग डेवलप कर दी कि यार मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें कामयाब भी हासिल नहीं कर रहा, और ये पूरी प्रोफेशन मेरे पीछे पड़ गई है, और ये मुझे टारगेट कर रही है। उस चीज़ ने मेरी हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, सीरियस। और उस अफेक्ट करने में ये सर मैं आपको एक बात रहता होगा, मैंने आपको कहा था एक दफ़ा, आपको शायद याद है कि सर इतनी लड़ाइयाँ ना मोल लें जितनी आपने मोल ली। याद है आपको? बिल्कुल कहा था, मैंने कहा था, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि जब मैंने नादरा को मिला दिया इनकम टैक्स के साथ, मैंने एक वेबसाइट शुरू कर दी मालूमात की, जी याद है आपको? क्यों नहीं चल रही वो आजकल, बंद क्यों हो गई? उसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, बस ये था कि नादरा के रिकॉर्ड में मेहताब के बारे में क्या रिकॉर्ड है, ठीक है,
आपको नहीं, तो हमारा जो, मैं बिल्कुल एक बात सामने कह जाता हूँ, हमारा जो एडवाइज़र है, जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी नहीं, जो उनकी एडवाइज़र हैं, ये सारे की धंधा लगा हुआ है इस काम के ऊपर। बिल्कुल, बल्कि मैं अब आपको तो मिसाल देता हूँ, जी सर। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब मैं चेयरमैन एफबीआर बना, मैंने एक लाइन का सर्कुलर इशू किया कि आइंदा से कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और कोई छापा नहीं पड़ेगा बगैर द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन सीबीआर। ठीक है। आपको पता है कि पूरी कम्युनिटी मेरे पीछे आ गई कि सर ये तो हमारा धंधा ही है, स्टे लेना, काम खत्म हो रहे। आपने क्या मजाक बनाया है ये? आपने अच्छा किसी ने, अच्छा टैक्स वाले ने शिकायत बाद में की, कम्युनिटी ने कहा सर आप किस दुनिया में बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं कि छापा नहीं पड़ेगा, छापा नहीं पड़ेगा तो फायदा क्या है? हाँ, बल्कि आपने नादरा की मालूमात की बात की तो उल्टा शायद जब कमर जावेद भाजपा वाला केस है, आप सर्च ही नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्सन। नहीं, मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चलो मैं तो छोटा आदमी था ना, मगर इमरान खान और बाजवा साहब या आसिम मुनीर साहब और जो भी शहबाज शरीफ साहब, क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बग़ैर इनकलाबी इक़दाम के सही कर सकते हैं? जो ये समझता है वो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहा है। वैसे इनकलाबी इक़दाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अच्छा, दें। मैं खाली सबको एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। आपको इनकलाबी इक़दाम ये हैं, पहली बात कि आपको रियल इस्टेट की वैल्यूएशन का टेबल बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तमाम बैंक अकाउंटों को का डेटा नादरा को या किसी को देना पड़ेगा। ठीक है। कोई एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो, फेडरल गवर्नमेंट को, आपको मेहताब हैदर को ये पता हो कि मैंने जो 50 करोड़ का चेक काटा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसको स्टैब्लिश किया जा कि ये सकता है। किसी के कागज में आ गया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको 5,000 का नोट बंद करना पड़ेगा, बियरर सिक्योरिटी बंद करनी पड़ेगी, आपको सोने की इंपोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी, क्योंकि सोने की स्मगलिंग हो रही है 40 टन की। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको रिटेल होलसेलर की टैक्सेशन नहीं करनी, इस साल में सिर्फ गिनती करनी है। ठीक है। गिनती करनी है। ठीक है सर। आप इस शहर में बैठे 3 मिलियन से ज्यादा हैं सर। नहीं, मुझे नहीं पता, देखो अब ये आपने कह दिया ना, कागज है, कोई नहीं। नहीं है। आपको पता है कि राजा बाजार में कितनी दुकानें हैं? हजारों में होंगी सर, सैकड़ों में तो है। नहीं, नहीं हजारों पता ना, में नहीं पता। कोई exactly बंदा नहीं ये पता। नहीं कह सकता। आज के ज़माने में तो हर चीज़ कंप्यूटर पर है ना, आप बटन दबाएं, बताएं कि ये इतनी दुकानें हैं, क्या है हमारे पास? नहीं है। वैसे सर ये जियो मैपिंग से नहीं हो सकता ये? मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, Google करें ना पे जियो देखो यार। मैपिंग। अच्छा, मैं अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी, मैंने इस्लामाबाद के एक सेक्टर की जियो मैपिंग कराई ठीक है सर। और बड़े रेलिवेंट लोगों से कराई। मुझे फोन आया कि सर ये किस चक्कर में ये आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप सर, ये घर किसके? मैंने कहा ये घर है किसके? E6 की करवाई थी, किसकी Yes, करवाई जी, थी? जी। तो मैंने कहा यार ये क्या, वो कहने लगे सर ये क्या बात है। मेरे पास आपको जानने वाला, आप दोनों जानते होंगे, वो एक लड़का इरफान हैदर है, डॉन में लिखता है, इरफान है। हैदर ही नाम है शायद, एक लड़का है इरफान हैदर लिखता है, डॉन के मैगजीन में लिखता है, ठीक है सर। इरफान हैदर नाम है उसका। ठीक है सर। मेरे पास आ गया, उसने मुझे कहा कि शब्बर साहब, इस्लामाबाद में एक रैकेट चलता है कि लोग एम्बेसी की गाड़ी खरीद लेते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही। उसने मुझे एक आर्टिकल दिया लिख के, आर्टिकल, मैंने कहा छाप दो। आप देखिए वो आर्टिकल पढ़े, इस्लामाबाद में अजाब पड़ गया कि जैगुआर और पॉन्टियाग और ये सब गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैंने जाके एक छोटा सा खत लिख दिया कि मुझे यूएई की खामे की डिटेल दे दें। हाँ मुझे याद है सर, लिखा था आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी वो चीज़ें जो करने वाली हैं, करें ना। तो मिली डिटेल्स आपको? क्या डिटेल्स मिली फिर? डिटेल नहीं मिली। जब मैं खामे की डिटेल वाला खत चला गया, सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरे सामने बैठा हुआ था यूएई का एम्बेसडर। जी हाँ। खैर मैंने तो उसको फारिग कर दिया। उसके बाद शाम को खान साहब का फ़ोन आया, कहने लगा यार तुम बाद आ जाओ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यार कल तो हम इनसे $1 बिलियन लेकर आए। ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना, मैं क्या करें यार, हाँ, मामला तो हमारी complicated अच्छा है सर, बहुत ज्यादा। जब हम ये बड़ी बताइए बड़ी सर। बातें करते हैं मुझे हंसी आती है। बस सर ये अभी मौजूदा इकानमी की जो सूरत हाल है जी सर। उसको आप कैसे देखते हैं? और खासकर जो IMF का प्रोग्राम है सर, और IMF अजीब अजीब शर्तें लगा रहे हैं सर। वो कहते हैं जी हम असेसमेंट के बाद पहले बोर्ड के पास जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप इस काबिल भी हैं कि आपको कर्ज दिया जाए या ना दिया जाए। ये क्या हो रहा है सर? देखिए सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात कि हम 30 जून को डिफ़ॉल्ट कर गए थे, 23 को 23 हम रोते गाते पहुंच गए और हमें फ्रांस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें बाकी रखना है, हमारी रेलेवेंस है
न्यूक्लियर स्टेट को आप फारिग नहीं कर सकते, तो अमेरिका ने कहा कि इनको आप रास्ता दे दें। अमेरिकनों ने हमें रास्ता दे दिया। अगर कोई आदमी ये समझता है कि IMF की जो सपोर्ट आई है वो किसी बंदे की वजह से आई है, वो किसी वजह से नहीं आई, अमेरिकनों की वजह से आई है। मैं आपको इसमें एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर आपको हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, और पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए। हुआ ये मेहताब कि पाकिस्तान ने एक पब्लिक फाइनेंस एक्ट पास किया, जिसमें PFM पास किया। उसके अंदर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है। जी जी, TSA सर। तो TSA के अंदर हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट है उनके खर्चे भी दिखाने होते हैं, और तो उस पर जो हमारे लोग थे तो उन्होंने कोशिश की IMF को कि उसको नहीं दे। तो फिर उन्होंने नहीं माने वो, तो उन्होंने मुझे हायर किया एज ए ऑफिशियल कंसल्टेंट टू परस्यूड IMF के हमें वो नहीं दें। खैर मैंने एक बड़ी डिटेल सी रिपोर्ट लिखी और IMF को प्रेजेंट की। IMF ने हमें कहा कि चले ठीक है, तो अब आपको थोड़ा टाइम दे देते। उन्होंने टाइम दे दिया। उस टाइम देने के बाद मैंने उसको IMF की रिप्रेजेंटेटिव पुरानी वाली टेरेसा और नई वाली एस्टर को कराची बुलाया, अपने पैसे से मोबिलिक में डिनर कराया, और मेरे ख्याल से मैंने एक स्मार्ट बात की, मगर उसने मुझे जवाब जो दिया ना वो सुनने वाला जवाब है। मैंने एस्टर को कहा, मैंने उसको टेरेसा को कहा, मैंने कहा टेरेसा ये तुम ये इस तरह की बातें कर रही हो, ये बात कि वी शुड गिव दिस, वी शुड गिव, डू यू आस्क दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, IMF इज ऑल्सो सपोर्टिंग। तो उसने कहा मिस्टर जैदी, दोज हु हैव न्यूक्लियर पावर डोंट बोरो फ्रॉम अस। वाह, बात तो उस दिन के बाद से मेरी इतनी शर्मिंदा, मैंने उससे कहा मिस्टर जैदी थैंक यू वेरी मच, बट दोज हु हैव न्यूक्लियर पावर डोंट बोरो फ्रॉम अस। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई वो सुन के। मैंने कहा यार थैंक यू, मैं क्या इसको बोलूँगा इस खातून को। उसने कहा न्यूक्लियर पावर IMF से बोरो तो नहीं करते ना। बिल्कुल ठीक। पर अभी जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है जैदी साहब, अच्छा सुने, अब जो बात सुने, अब जो IMF का प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है कि औरंगज़ेब साहब कोशिश करेंगे कि फ्रंट लोडिंग कम से कम हो, क्योंकि मुझे अभी तक जो हालात है वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। बेसिकली एक ट्रस्ट गैप डेवलप हुआ था IMF के दरमियान में, और वो ब्रिज होना चाहिए। अब वो ब्रिज अभी हुआ है या नहीं हुआ, मुझे उसकी इंडिकेशंस पूरी तरह नहीं है। बल्कि एक नहीं दो दफ़ा हो गया, इमरान खान के दौर में इसहाक डार साहब के साथ। नहीं सुने, अच्छा मैं नहीं, अब जब मैं कल भी बेताब जानता है, कल मैं सेमिनार में मैं कह रहा था कि 9,400 का बजट है टैक्स का लास्ट ईयर का। जी सर। अगर वो 13,000 देते हैं ना, इसका मतलब वो फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये इनसे नहीं होगा। 11.5 से ऊपर कोई भी हुआ तो नहीं होगा। 11,500 से ऊपर हुआ नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या वज़ीर आज़म साहब, अब आ जाओ तुम लोग, तुम दोनों नहीं जानते, अब मैं जानता हूँ ना। अब ये सारी शाम को उठ के जब जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साहब के सामने, वो तो नॉन टेक्निकल आदमी है ना, वो बोलते हैं भाई प्रोग्राम होना है। वो ये नहीं पूछते कि भाई, वो कहते हैं यार ये तो ऑप्शन है ही नहीं ना कि नहीं होना। बिल्कुल ठीक। मतलब वो FM को ये कहते हैं, जैसे इमरान खान कहता था यार ये भूल जाओ तुम लोग कि प्रोग्राम नहीं होना, वो तो होना है, वो तो हम साइन कर चुके हैं, अब डिटेलें तुमने फिल करनी है। बिल्कुल ठीक। अब अगर ये वाली पोजीशन आ गई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहना है प्रोग्राम तो होना है, बिल्कुल, तो डिटेलें आपने साइन करनी है, तो फिर बेचारा फिर हम वहीं यूं घूमते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है इस वक्त। सबसे बड़ा जो परेशानी है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी फौज को है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टेक होल्डर बना दिया है SIFC के थ्रू। बाय थ्रू SIFC उन्होंने अपने आप को SIFC के थ्रू स्टेक होल्डर बना दिया है। अब SIFC में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आई और चीज़ें नहीं चली, तो वो ये चीज़ बड़ी अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर लेगी, जो कि बड़ा डेंजरस हो जाएगा। देखिए मेरा सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, मैं अभी भी ये कहता हूँ, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान के 5 आदमी हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इमरान खान और आसिफ मुनीर, इन 5 आदमी को एक कमरे में बंद करके बिठा देना चाहिए कि आप सब मिलके एक फ़ैसला करके उठेंगे। ये अकेले का खेल नहीं है खेल। ये कोई इनमें से एक आदमी अगर ये समझता है कि वो अकेला इसको सही कर लेगा, तो वो बेवकूफ़ है। तो
पहले जो आपने सर कहा कि टेक्निकल SIFC उस वक्त बनी जब आप थे, लेकिन अब जो SIFC की शक्ल है वो टेक्निकल वाली तो नहीं है, उसमें तो भाई SIFC में बैठे हैं तो SIFC तो ये लोग लेकर आए ना, तो खुदा ना खास्ता SIFC में प्रॉब्लम आई तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो कहते हैं कि हमने तो साइड, आपने कहा था आप लेकर आएंगे, लेकर आए। लेकिन सर, अभी तो वो दावे एक कर रहे बात हैं। जिससे मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करता लेकिन कल आपने की, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आपने एक जगह पे कहा है कि पाकिस्तान का हल ये है कि एक डिक्टेटर आए या अगर कोई डिक्टेटरशिप आए 10 या 20 साल के लिए पॉलिसीज कंसिस्टेंट हों तो पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाया ठीक हो जा जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ये जो मौजूदा मॉडल है सर, नहीं ये देखिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम में क्या हो क्या रहा है, हमें क्या पता किसके पास जाना है, और हमें ये क्या पता। मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ। मैं कल एक प्रोजेक्ट लेकर आ गया SIFC में, परसों एक रिट आ जाती है काजी फैजीसा के पास, 2 जज की बेंच आ जाती है, वो कहती है SIFC इलीगल है। फिर क्या होगा? प्रोजेक्ट तो बढ़ गया, नहीं हो सकेगा। हाँ? नहीं हो सकेगा प्रोजेक्ट। नहीं, वो अलग बात है कि वो SIFC की रिट लगेगी नहीं, वो एक अलग सवाल है। नहीं, वो एक अलग सवाल है, वो रिट लगे नहीं लगे, बंदा उठा लिया जाएगा, वो एक अलग बात है। बट आप मुझे बताएं, कल एक रिट आ जाती है और कोई 2 जज फैसला कर देते हैं, आप क्या प्रोजेक्ट तो बढ़ गया ना सर। आप क्या करेंगे? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर साइड। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं डिक्टेटर की बजाय, क्या ये अच्छा नहीं क्यों है? कह रहा हूँ? लेकिन मेरी बात सुना, देखिए मैंने इसको कल समझा रहा था। देखिए, आप लोग बात कर रहे हैं जज्बातियत की, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन के माइंड सेट की। ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, ये टेलीनॉर में काम करता था। टेलीनॉर क्यों चली गई बाहर? इसलिए बाहर चली गई टेलीनॉर कि उन्हें पता है कि यार पता नहीं इसका की बनना है, करना क्या है इन्होंने। हाँ, इसका होना तो अब क्या है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाहर वाला जो आएगा वो ये तो नहीं देखेगा कि आसिम मुनीर साहब है, SIFC है, आज इमरान खान अंदर है, कल को भरोसा बाहर आ गया, उसने कहा ना ये मैं तो नहीं मानता SIFC को, मैं तो इसको भी नहीं मानता। वो टेलर वाला तो किसके पास जाता है? अच्छा सर, इससे और आगे चलो चलो SIFC रहती है, कल को एक बंदा आ जाता है बाहर SIFC के अम्ब्रेला में, उसको पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, किसके पास जाएगा? वो GSQ जाएगा, किसके पास जाएगा? बताओ तो सही। सर डेफिनेटली जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है, लेकिन बात नहीं, ठीक कर कौन रहे सी हैं। रेलिवेंट थोड़ी यार, मैं कोई कहा, मैं बात आज नहीं की है। बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज तो SIFC में आ गया ना बेचारा, 3 साल बाद उसका पानी बंद हो गया, या, फिर क्या होगा? वो कहाँ जाके नहीं, किसके पास दरखास्त देगा? वो कोर्ट जाएगा फिर। नहीं, कोर्ट तो बाद में आएगा ना, वो तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट स्टे दे देगा। ठीक है यार आपको पता है बेस्टवे सीमेंट का क्या किस्सा नहीं पता? बेस्टवे सीमेंट चलता का है। जो प्लांट लगा ना, तो उन्होंने कहीं चकवाल के पास कहीं है, वो कोई नेचुरल चश्मे को हाथ डाल दिया। ठीक है। चश्मा नहीं था पानी का, या, चश्मा पानी का, उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई गई किसकी कहीं पे कि पानी अवेलेबल है और चश्मे से आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, वो लोकल लोगों ने जाके स्टे ले लिया। अब बताएं। अब वो बेचारा बैठा हुआ है कि नहीं। अब देख, मेरे पास सवाल ये कहने का है ना यार, इस तरह से इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मुझे कम से कम 10 साल की कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, आप खुद भी करते हैं। बैरिक गोल्ड ने अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। जी सर। आप उनका लॉ पढ़ें जो उन्होंने अभी लॉ पास कराया है, उसमें दुनिया की हर एग्जामिशन मांग ली है उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा यार हमें ये भी नहीं कहा जाएगा कि हम पाकिस्तान में हैं, हम ये कहेंगे कि हम अमेरिका में रहते हैं। जब वो अंदर आए, उन्होंने दुनिया की हर एग्जामिशन जो कंसीवेबल है ना, जो आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, वो ये भी सिनेरियो भी वो भी होगा। उन्होंने डाल दिया है। बट इसका इम्पैक्ट क्या है सर? नहीं, तो इसका मतलब है वो बेचारे ये कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पता, ताड़ा नहीं पता कि तुम क्या करना करोगे। की है। तो नहीं, तो उन्होंने कहा यार हम जब आए, अच्छा उन्होंने एक नहीं कहा कि इसका लेटर नहीं चाहिए, हमें लेटर नहीं चाहिए, पार्लियामेंट एंड एक्ट, हाँ, एक्ट। पार्लियामेंट्री एक्ट, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2022, उसका एक ही क्लॉज है बस, बैरिक गोल्ड। बिल्कुल ठीक है। तो आप उन्होंने कहा कि यार दुनिया की जितनी एग्जामिशन है सब लिखें, इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं, आप पास कराएं, फिर हम अच्छा, सर आएंगे। ये बताएं कि ये जो तो अब ये नहीं, आप इस बेस पे FDI लाना चाहते हैं? पर मैं उस पर फिर मैं उसको कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ जो आप क्या? कह रहे हैं डिक्टेटर वाली बात को। क्या उससे बेहतर नहीं ये एक जमहूरी मुल्क है, आप पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को, प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बनाएं और डिरेल ना करें आप डेमोक्रेसी को। जमहूरियत की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें इलेक्शन फेयर हो।
है ना, जमहूरियत की पहले रिक्वायरमेंट तो ये है ना, ट्रांसपेरेंट, इलेक्शन फ्री फेयर एंड हो। फेयर इलेक्शन। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सिवाय 70 के इलेक्शन के किसी इलेक्शन के बारे में किसी ने ये दो राय रखी है कि फेयर थे वो? अच्छा, ये पता है आपको क्यों नहीं है? जी बताया क्यों नहीं है क्यों फेयर? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो फेयर क्यों नहीं? गफ्फार खान ने किताब में लिखा कि हमारा एक पाकिस्तानी जनरल था पागल, पठान जनरल था पागल, जया खान, उसने फेयर इलेक्शन करा दिया, मुल्क टूट गया। किताब में लिखा हुआ है ये, मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने किताब में लिखा है कि हमारा एक पठान जनरल था पागल, उसने फेयर इलेक्शन करा दिया, पाकिस्तान टूट गया। तो वो क्या कह रहा है? अच्छा, फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे एक इदारे का पॉलिटिकल विंग है, इसका क्या काम है? नहीं, काम क्या है बताइए जरा। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करना, पॉलिटिकल सेटलमेंट पॉलिटिकल करना, मैनेजरिंग का adjustment मतलब क्या होता है? करनी। आगे चले। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ के बाद क्या हुआ? इलेक्शन। अपनी Election। मर्जी के बंदे। तो फिर आप कह रहे हो इलेक्शन से डेमोक्रेसी ले आओ, ये वाली? कि ये भी राजी रहे, ये भी नहीं राजी नहीं रहे, नहीं, ये आप भी समझ राजी नहीं रहे। मेरी बात। आप कह रहे हो फ्लॉड कि सिस्टम सर। आप सिस्टम को डिजाइन करोगे अपने मतलब की डेमोक्रेसी लाने के लिए, फिर कह रहे हो डेमोक्रेसी चलेगी। क्या बात करो तुम यार? तुम ये कह रहे हो कि तो पहले एक इदारा होगा जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करेगा, ठीक है, वो फिर इदारा इलेक्शन में जिताएगा लोगों को, फिर वो डेमोक्रेसी को तुम एक्सेप्ट कर लोगे। ये तुम किस दुनिया में रह रहे हो? तो आप तो इकोनॉमिक डेस्क भी बना लिया। नहीं खैर नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, ये जो हमने बात की कि जिसमें एक इदारा है जिसके पास पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की पावर है, कभी किसी पार्लियामेंट में किसी माइके लाल ने उसके बारे में बात की है? कोई नहीं क्यों नहीं की? क्योंकि वो बेनिफिशरी है, क्या? बेनिफिशरी है वो क्यों बात सर, मालकों से करेंगे? डरते हैं, सीधी तो सी आज बात तो कर है। ले यार। नहीं, आज तो अडियाला जेल में आप कर लें, हाँ, जब बाहर है जब तो कर लेना यार, बाहर है जब तो कर लेना। अच्छा, प्रॉब्लम उनकी नहीं है जिन्होंने इदारा बनाया हुआ है, प्रॉब्लम इन बाहर वालों की है। ये चाहते हैं कि जब हम पावर में हो फौज हमारे साथ हो। साथ हो, सेटिंग हो, हाँ, एक सेटिंग पेज हो, के ऊपर एक है। पेज पर हो, जब अच्छा जब अंदर हैं, जब फौज के वो खिलाफ बाहर। होते हैं। हम मुफाद हमारा होना प्रॉब्लम चाहिए। इनकी है, उनकी नहीं है। एग्जैक्टली, जिस तरह खान साहब का 10 साल का मंसूबा था, यार शहबाज मुझे शरीफ एक साहब बात का बताएं, भी मुझे एक 10 बात साल का बताएं, मंसूबा। मुझे एक बात बताएं, अमेरिकन को अगर आज पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है, किसको फोन करेंगे? आर्मी आर्मी चीफ को। चीफ को। बस खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप ये डबल ड्रामा क्यों खेलना चाहते हो? भाई आपसे ये कह रहा हूँ तो फिर सिस्टम चेंज कर दें सर मुल्क का। सर, यही तो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ सर, एक हाल है ना, सर। डेगॉल क्या था? ना, डेगॉल नहीं, एक सेकंड, डेगॉल क्या था? एक जनरल था, इलेक्ट होके आ गया। तो आप ये कह दो कि इलेक्शन होगा 5 साल बाद, मैं कैंडिडेट पुराना चीफ आर्मी स्टाफ होगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। हैं? ये क्या, उसमें क्या बुराई है सिस्टम में कि 2 पुराने चीफ आर्मी स्टाफ के अंदर कंटेस्ट हुआ करेगा? ठीक है, लेकिन इसका एक हल है सर, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पर रख देंगे, उसको अमेंड कर लें, मुझे तो और कोई मसला नहीं। नहीं, देखिए बात ये है, मैंने कल भी सेमिनार में भी ये बात कही थी कि टर्की ने एक सिस्टम को चलाया 50-60 साल, वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली। उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर दी और प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल किया आर्मी के साथ, चलाया उन्होंने। ये बात नहीं है दुनिया में ये कोई। देखिए, अब हमारा मसला ये है कि हमें मीडिया में खड़े होकर डेमोक्रेसी की कहानियाँ पेश करनी है, हाँ, ये भी ठीक है ना। और जब डेमोक्रेसी आती है तो हम कहते हैं हम एक पेज पर हैं, ये पेज पर हैं। मैंने एक और प्रोग्राम में भी कल परसों कहा था कि मैं इमरान खान के लिए गोली खाने को तैयार हूँ सड़क पर, माल रोड पर, प्रोवाइडेड इमरान खान ये बात कह दे कि मैं आइंदा सिविलियन डेमोक्रेसी के अलावा कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा कभी। कह कोई दे, भी जमा। ये बात तो आज बयान जारी कर दे। अच्छा, बात तो ठीक कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल करने की इजाजत दें, टाइम ज़्यादा हो गया। ये जो IMF का अगला प्रोग्राम है सर, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास बाकी रहेगी? नहीं, देखिए बात समझे, अगर आप दुनिया की आज की इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ें और दुनिया की आज की इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ करें, तो कभी भी जो कुछ हार्वर्ड में पढ़ाया गया है ना, या कैम्ब्रिज में या कोलंबिया में, वो थ्योरी रहा, कभी कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, वो एक किताबी शक्ल में अमेरिकन की विश लिस्ट है। ठीक है, सही है सर, एक बिल्कुल। किताब है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसको 3 आदमियों ने चपेट मारी है। एक आदमी था टेंग ज़ियाओपिंग, जी सर,
उसने वहाँ नहीं पढ़ा और उसने आके उनकी एससी की तैसी फेर दी अमेरिकन की। बिल्कुल ठीक। ठीक है। एक दूसरा आदमी था मनमोहन सिंह, उन्होंने आज भी इंडिया में, वो कहता है IMF या दुनिया की इकोनॉमिस्ट कहती है कि बैंक प्राइवेटाइज होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, इंडिया में बैंक प्राइवेटाइज नहीं है, वो चला रहे हैं अपनी इकोनॉमी। इंडिया में बैंक मेजर सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। पता है आपको कितने पाकिस्तानियों को ये बात पता है? इंडिया में आज भी बैंक प्राइवेट सेक्टर में है, मेजोरिटी सॉरी पब्लिक सेक्टर में है जी। मनमोहन सिंह ने पूरी इकोनॉमिक्स की मां बहन कर दी उनकी। ठीक है। तीसरा आदमी था ली कुआन यू। हाँ। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो IMF से आते हैं या IMF से जो तनख्वाहें लेते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक्स की किताबें वो वाली पढ़ते हैं। वही लिबरल इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी नहीं, और सिंपल है। उनका एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस जी। उस कहानी में वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कहानी का एंड जो है वो अब हो गया है। WTO जो है उसके अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कमेटी है। उस कमेटी का चीफ पिछले 10 साल से नॉमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका हर दफा नॉमिनेशन को वीटो कर देता है। ठीक है। तो प्रिंसिपली WTO बंद हो गया। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो 1847 के बाद 1947 के बाद बना था, वो चेंज होने वाला है। हम चेंज नहीं कर रहे। मेहताब, मसला ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जी सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 तजर्बे हुए थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। 2 तजर्बे हुए थे दुनिया में। ठीक है सर। दोनों तजर्बे गोरे ने किए थे। दोनों तजर्बे का ताल्लुक लंदन के साथ है। ठीक है सर। एक तजर्बे का नाम था इसराइल, एक तजर्बे का नाम था पाकिस्तान। ठीक है सर। अब इन तजर्बों के साथ क्या होने वाला है, ये 2025-26 में फैसला हो जाएगा। मैंने बड़ी खतरनाक बात की आपसे। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों तजर्बे, इसराइल को अगर आज आप देखें ना, इसराइल की एग्जिस्टेंस को इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आई जो आज है। इसराइल को, जी हाँ, इसराइल मार रहा है गजा में, मगर अंदर इसराइल में सीरियस प्रॉब्लम है। इसराइल के अंदर इशू है कि इसराइल बनेगा, इसराइल का क्या बनेगा। वैसे सर मुझे उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी बड़े सारे प्रॉब्लम। क्या यही तो हमारे यहाँ भी यही मैं ये कह रहा हूँ, इसराइल हमेशा स्टेबल रहा है। आज पहली दफा इसराइल अनस्टेबल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसराइल में एक्सट्रीमिस्ट आ गया है। ठीक है। पाकिस्तान जिस शक्ल पे आज खड़ा है, ऐसा कभी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। इतनी मुश्किल रात पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। बिल्कुल इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि परेशानी कभी नहीं हुई कि आप आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर सके। ठीक है। आप कोयटा में लॉ ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सके, तो ये और सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ डिसइंटेग्रेटेड है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आज खड़ी हैं। इंटरनेशनल पोजीशंस अजीबोगरीब तरीके से टर्न हो रही है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पेश खैमा है। सही है। देखिए, एक थ्योरी को याद रखें जिसको मैं शायद पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं करता। वो ये कहते हैं कि गजा तो होना था, और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि जब गजा हो उस वक्त इमरान खान सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। इसलिए इमरान खान नहीं है आज। समझ आई आपको बात? ये वैसे गहरी बात मैंने कभी नहीं सोचा था जी। मैं क्या कहूँ, ये जो अब दो चीज़, एक चीज़ तो आपने जो एक ब्लिक पिक्चर पेश की टैक्सेशन के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ एक दूसरी जहद चल रही है SAFC की। इधर हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, इधर इकॉनमी उस तरह से ठीक नहीं होगी। क्या सिंपल ये क्लेम कर देने से कि $10 बिलियन आ रहे हैं, $5 बिलियन आ रहे हैं, क्या हम देखो मेरी बात सुनो, मैं आज भी किसी ये कॉन्ट्रडिक्शन भी लगती है। मेरी बात सुनो, ये तो इसका लिखने वाला है ना, FDI सिर्फ करंट अकाउंट बैलेंस करने के लिए आएगी या इन्वेस्टमेंट कोई इंडस्ट्री ऐड होगी? आपने OGC भेज दिया, FDI तो नहीं आई ना। टेलीडोर भेज दिया, FDI तो नहीं आई ना। ये FDI थोड़ी है, ये तो सेल ऑफ ट्रांजैक्शन, तेल की ट्रांजैक्शन है। इससे करंट अकाउंट बैलेंस हुआ है। ये बिल्कुल बुक को ये बकवास है कि FDI थोड़ी है। FDI तो होता है कि नया प्लांट लगेगा, नई इंडस्ट्री लगेगी। ये आपने OGC भेज दो, PPL भेज दो, ये बैरिक गोल्ड आ जाओ, ये FDI नहीं है।
FDI उस वक्त आएगी जब आप कहेंगे कि मैं 2,000 एकड़ पे नई फार्मिंग कर रहा हूँ, जब मैं आप ये कहेंगे कि मैं ये वाला पुल बना रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये जो हम FDI हर चीज़ को है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है भाई, दिस इज नॉट करेंट अकाउंट। यही मैं कह रहा सर कि ये तो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है एक तरह की ना ग्राउंड रियलिटी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इकोनॉमिक्स की जिहालत है कि वो हर इनफ्लो को FDI कहते हैं। देखिए ना, जो पैसे आ गए वो FDI है। FDI वो होती है जो जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब जाते जाते सर देखिए आगे आपको क्या मंजर नजर आ रहा है, ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और उनकी जो SIFC यार के मैं साथ एक दो मैं लाइटर नोट पे ख़त्म करता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुआ करें कि मिडल ईस्ट में हालात ख़राब रहे, हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। सही कह रहे हैं, समझ आई बात? मतलब मांगे तांगे से ही गुजारा करना है। नहीं, वो देखिए ना, वो फिर उसने कहा था ना, वो फौजी आया, सुना, वो लाइटर रोड पे कहता हूँ, वो एक गांव में फौजी आ गया, मिरासी के गांव में फौजी भर्ती करने के लिए। तो उसने बोला कि यार क्या करना है, मलका ने फौजी भर्ती करने हैं। तो उसने कहा अगर हमारे गांव से मिरासियों से भर्ती करने हैं तो बेहतर है मलका से को दुआ सुलह कर ले। तो अगर ये हमारा तो यही केस है ना भाई कि मिडल ईस्ट में पैसे बढ़ गए, सऊदी अरब ईरान में फंका हो गया, हमने 4 पैसे बना लिए। हमारा क्या वॉर एंड टेरर में पैसे बन गए, अफगान वॉर में पैसे बन गए, कोल्ड वॉर में पैसे बन गए, क्या हिस्ट्री है बताएं मुझे? यही हिस्ट्री है ना। सही। तो आप 4 पैसे दुआ करो ना, 4 पैसे बन जाए। अवाम का क्या होगा सर? क्या अवाम का यार क्या अभी एक जंग हो जाए, मिडल ईस्ट में पैसा ऐसी लगेगी, हम यहाँ से डॉलर से आ जाएं तो ठीक हो जाएगा। डॉलर से इधर आएंगे तो ठीक हो डॉलर आ जाएगा। जाएगा, मसला क्या है? डॉलर आ जाएगा, मसला क्या है? आप देखिए ना, आजकल आपने चीज़ गौर नहीं की, मदरसे मस्जिदों की मरम्मत नहीं हो रही आजकल। देखिए यहाँ मस्जिदों की मरम्मत नहीं हो रही आजकल, वो इसलिए कि डॉलर नहीं आ रहे ना सर। डॉलर आएंगे, फ्लो आएगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर भेजने वाले वो डिसाइड करेंगे ना कि दुनिया का फैसला क्या हुआ है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि अमेरिकन्स वेरी स्ट्रेंजली डिसएंगेज कर रहे हैं मिडल ईस्ट के साथ। यूक्रेन वॉर वगैरह जो हुई है ना, उसने बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। सीरिया में अमेरिका को वापस जाना पड़ा है, ठीक है ना। तो अब हम तो लॉयल सर्वेंट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर है ना। तो हमें देखिए, हमारा मुस्तकबिल क्या है, मैं आपको साफ बता दूँ, हमारा मुस्तकबिल ये है टू हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया। और आपको IMF और अमेरिका इस बात पे मजबूर कर रहा है कि आप उनके साथ करें। आपकी अना दरमियान में फंसी हुई है, आप थोड़ा सा भी हौला हाथ रखें तो वो आपको जगह दे देंगे। मगर उसमें आपको इंडिया के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज कल इंडिया से तमाम इंपोर्ट बैंड है, ठीक है। एक चीज़ की इंपोर्ट अलाउड है, पता है वो क्या है? पता है आपको क्या है? मेडिसिन का रॉ मटेरियल, पता है आपको? तो हमारे जो फौजी भाई भी मेडिसिन खाते हैं वो इंडियन होती है रॉ मटेरियल उसका। तो क्या ये सोच नहीं समझे ना बात को? हमारे ये क्या स्टैंडर्ड हुआ यार? रॉ मटेरियल तो मेडिसिन का तो भगवा रहे हो इंडिया से। हाँ, तो फिर ये कोई अप्रोच आपको उम्मीद नजर आ रही है नियर फ्यूचर में, आखिरी बात के कोई इंडिया से कोई मामला बेहतर होने की? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तानी आर्मी मेरे हिसाब से जो मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुए हैं बहुत हाई लेवल, वो इंडिया के बारे में अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। सर एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इन्होंने मुझे ट्रिगर कर दिया। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसे मुझे इजाज़त नहीं दी, वरना मैं नाम भी ले लेता। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार आप पाकिस्तान इंडिया ट्रेड के बारे में क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा जो पाकिस्तान के मामे हैं उनसे कहीं ना, वो कहते हैं आजकल वो भी यही चाहते हैं। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है सर, इंडिया की साइड से भी जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब तो वैसे इलेक्शंस उनके वहाँ पे होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद वहाँ से भी प्रॉब्लम है। अगर वहाँ से भी शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान की दोनों साइड चाहती है, अब इंडिया नहीं चाहता। नहीं यही तो अब इंडिया नहीं चाहता। अब उन्होंने आपको इस जगह पे लाए खड़ा कर दिया कि वो कह रहे हैं, उन्होंने मैंने कहीं पढ़ा, मुझे अफसोस कहना पड़ा कि मोदी ने भी बयान दिया है कि हम चांद पे जा रहे हैं, उनके झंडे पे चांद है। हाँ ऐसे ही है। या ये भी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया हमने देखे इस तरह के अब इलेक्शन कैंपेन में उनके देखो बात नारे। ये नहीं है, बात ये है कि अभी भी स्पेस है। और मैं इंडिया की बात इसलिए नहीं कर रहा कि इंडिया की दोस्त, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको रीजनल पावर बनना है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये है
कि मिडिल ईस्ट, इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ना इस वक्त, सबसे बड़ी कमज़ोरी वो ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 7% का, उसके लिए उन्हें 85% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है जी और सारा फॉसिल फ्यूल उनका मिडिल ईस्ट से आता है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के लिए जगह दे दे और अमेरिकन सेटलमेंट हो जाए तो वही वाली बात है, दरमियान में हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है Thank you very सर, much. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मैंने तो बड़ा एंजॉय बहुत किया learn भी ऐसी किया। कैंडिड गुफ्तगू काफ़ी अरसे के बाद जो है खुली गुफ्तगू। खुली गुफ्तगू। थैंक यू सर।